बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे मुल्क के सियासी मामलात किस समत के अंदर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आज बात कर रहे हैं हम आमदन से ज़ायद असासा जात केस के हवाले से, जिसमें इसहाक डार साहब को एहतसाब अदालत ने जो है वो कार्रवाई ख़त्म करते हुए वापस रेफ़र कर दिया है नैब में, और उनका कहना ये है कि ये हमारे दायरे इख्तियार में ही मामला नहीं आता। इसहाक डार साहब को क्लीन चिट मिल गई है या नहीं मिली, इसको जानने की कोशिश करेंगे। अगर मिली है तो क्यों मिली है, और नए कवानीन क्या हैं जिसका जिक्र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमत के इब्तिदा में ही करने लग गई थी कि ये अपने केसेस माफ़ कराने के लिए हैं। क्या ये उसी की ही कॉन्टीन्यूटी है या मामला कुछ मुख्तलिफ है सारा का सारा माजरा, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आर्मी चीफ साहब की तकर्री का जो मामला है उसके हवाले से खासी चहमगोइयाँ हो रही हैं। अभी तक आर्मी चीफ साहब का नाम अनाउंस नहीं हो सका। 22 तारीख जो है उसका अख्ताम होने को है। 29 को मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है वो ख़त्म करेंगे। उससे कबल आर्मी चीफ का जो है वो नाम सामने आ जाना जो है यकीनी तौर पे एक आइनी अमल है, हिस्सा है जो कि होना है। जबकि 24 की रात को गालिबन वज़ीर-ए-आज़म साहब फ़्लाई कर रहे हैं और टर्किया जा रहे हैं, और वहाँ पे तकरीबन 2 से 3 रोज़ उनका क़याम होगा। क्या उससे जाने से पहले करेंगे? ख़्याल यही है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में आर्मी चीफ़ जो नए होंगे, फ़ौज के नए सालार होंगे, उनका नाम आ जाएगा। क्या होगा सारा मंजरनामा, इसको भी आज डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया कल रात लेट आवर्स में कराची में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर। ये वाक़या पेश आया जहाँ पे एक नामालूम शख्स ने, जिसकी बाद में मालूमात हासिल हो पाई कि वो साबिक डिप्टी कमिश्नर का बेटा था, जिसने कत्ल कर दिया, बेईमाना कत्ल कर दिया एक पुलिस एहलकार का। 2 पुलिस एहलकार गश्त पर थे। एक पुलिस के मौक़िफ़ के मुताबिक गाड़ी में से खातून के चीखने की आवाज़ आई, जबकि ये दोनों उनको फॉलो करते पुलिस एहलकार जब पहुँचे उसको रोका, और एक एहलकार गाड़ी में बैठ के दूसरा उस खातून जो इस असना में भाग गई थी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी उसको फॉलो करने लग गया। और इसी में जो है वो बहस व तकरार हुई जो ड्राइवर है और जो पुलिस एहलकार है उसके दरमियान, और जो ड्राइवर यानी कि जो मुबैना शख्स है उसने इसको गोली मार दी। और उसके बाद जो इतलात मिल रही थी वो पाकिस्तानी नेशनल होने के साथ साथ स्वीडिश नेशनल भी था, और वो स्वीडन फ़रार होने में कामयाब हो गया है। अभी तक की इतला ये है। ये सारे वाक़यात मामलात जब कभी भी होते हैं तो ताकतवर अक्सर शिकंजों से बच जाते हैं। आज हम शाहरुख जतोई कत्ल केस के हवाले से भी बात करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख जतोई समेत उनके जो दीगर साथी थे उनको भी बरी कर दिया है। और ये वही शाहरुख जतोई हैं जिसने शार्डर 2012 में तकरीबन 10 साल पहले किया था, और बहुत शोर हुआ था सोशल मीडिया समेत, टेलीविज़न के ऊपर, अखबारात के ऊपर बड़ा जिक्र था इसका। बिल आखिर 10 साल के बाद जो वडेरा निज़ाम है वो जीत गया है, और सुलह सफ़ाई के नाम पर, तैश म्याने के नाम पर ये कत्ल हुआ, और आज ये शख्स अपने साथियों समेत जो है वो बरी हो गया है। इसको भी आज डिस्कस करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसी से मिलते जुलते और बहुत सारे वाक़यात हैं। आपको याद होगा कोयटा में एक सीनियर सियासतदान ने अपनी गाड़ी के नीचे एक ट्रैफिक वार्डन को दे दिया था, वो भी उसमें एक्विटल हासिल कर पाए। ताकतवर के लिए कानून और कमज़ोर के लिए, और ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इसको भी डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ चौधरी साहब, एक्सपर्ट ऑन लॉ। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम इसहाक डार साहब के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करें। ये फरमाइएगा कि इसहाक डार साहब का जो एहतसाब अदालत ने कार्रवाई है वो सारी, उन्होंने कहा जी हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, हम कानून के मुताबिक चलते हैं, इमोशंस के मुताबिक अदालतें नहीं चलती हैं, हम सब जानते हैं, और उन्होंने इसको रेफ़र कर दिया वापस टूवर्ड्स दी नैब। कैसे देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? और यही वो चीज़ है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एट द स्टार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट क्लेम करती कि सिर्फ इसलिए आए ताकि अपने केसेस जो है वो माफ़ करवा सकें, कवानीन बदल सकें। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जो इन्होंने कवानीन अपना तरमीम की है उसमें इन्होंने इख्तियार जो गवर्नमेंट ने ले लिया है, यानी 50 करोड़ से ज़्यादा का केस जो है वो यानी नहीं चल सकता ये नैब में। यानी 50 करोड़ से ज़्यादा का अगर होगा तो नैब में होगा, इससे कम अगर होगा तो वो FIA को भेज दिया जाएगा या बासूतों में एंटी करप्शन को भेज दिया जाएगा। ये सारी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल वाज़े है, क्योंकि इससे पहले जब ये आए हैं तो इनकी सबसे पहली तकलीफ जो थी इन्हें वो नैब से थी। बार बार उसे ड्रैकोनियन लॉ भी कहा जाता था और उसको तब्दील करने की बात की जाती थी, और फिर इन्होंने सारी की सारी जो तरामीम की वो पर्सन स्पेसिफिक है। अब पर्सन स्पेसिफिक तरामीम जो हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये मामला चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस जो दिया है वो एक PTI की पिटीशन के ऊपर दिया है, जिसमें वहाँ हमारे ख्वाजा हारिस साहब जो है वो एडवोकेट है, वो जो पेश हो रहे हैं PTI की तरफ से,
उसमें अब तक जो रिमार्क्स सामने आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो काफी इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से, आपके कारीन के और नाजरीन के लिए बड़े जरूरी हैं, जी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि एक तो ऐसा कानून होना चाहिए कि दर्दनाक अजाब हो और इतना खौफनाक हो कि लोग यानी करप्शन इबरत लें। करते हुए खौफजदा हो, इबरतनाक हो, यानी लोग इबरत पकड़े। जी। लेकिन इन्होंने तो ये किया है कि उसमें से सारे दांत निकाल दिए हैं, यानी कोई अब किसी तरह की ताकत नहीं रही नैब के कानून में, ना इख्तियार है गिरफ्तारी का, ना और बहुत सारी चीजें जो थी। कुछ चीजें थी इस तरह की जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ह्यूमन राइट्स के, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, लेकिन करप्शन के मामला में स्पेशल लॉ दुनिया भर में बनाए गए हैं। जिस तरह का मामला होता है उसी तरह के उसके लॉज भी बनाए जाते हैं उसको कर्व करने के करेक्ट, लिए। करेक्ट। तो यहाँ उन्होंने ये किया, गवर्नमेंट जो थी शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने सबसे पहले काम ही ये किया कि नैब में वो तरमीम की, और वो तरमीम देख के अपने लोगों को, क्योंकि हमारे लोग जो है उनके खिलाफ क्या इल्जामात है और उनको किस किस तरह से निजात मिल सकती है, सारे के सारे केसेस किस तरह वापस हो अच्छा सकते चौधरी साहब, हैं। ये बताइएगा कि अब इस केस में, ये स्पेसिफिक अगर मैं केस की बात करूं, तो इसहाक डार साहब से ये केस ही खत्म हो गया है, या जिस तरह ये अब एक ट्रुथलेस किस्म का केस बन चुका है, वापस टुवर्ड्स नैब रेफर कर दिया गया है, इसको ट्रुथलेस केस हम कह सकेंगे, या स्टिल इट इज़ अ केस हैंगिंग ऑन हिज हेड कि किसी वक्त भी ये तलवार निकाली जा सकती है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? मतलब स्टेटस क्या है इस केस का? देखें, एक तो बात यह है कि ये नैब को रेफरेंस वापस भेजने का मतलब ये है कि ये उनके दायरा इख्तियार में नैब कोर्ट के नहीं है, क्योंकि जो मालियत है उससे यानी ये कम का केस है, यानी मतलब है कि जिस मालियत का केस नहीं उनके पास जा सकता, ये उसके मुताबिक आता है। लेकिन ये इस तरह खत्म नहीं हुआ। अब इसे वो यानी FIA में भेजेंगे और उसके बाद नैब की बजाय ये स्पेशल कोर्ट, स्पेशल सेंट्रल जज जो है, स्पेशल जज सेंट्रल, उसके दायरा इख्तियार में होगा ये केस। लेकिन बुनियादी तौर पर मामला जो है ये उस सूरत में ही ये सही होगा अगर ये मामला अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑलरेडी हुक्म दे दिया है कि सारे केसेस जो है उनको बाकायदा उनके रिकॉर्ड को प्रिजर्व कर दिया जाए और डिजिटलाइज किया जाए, ताकि कि उसमें कोई और फिर लिस्ट बना के दी जाए कि कौन कौन से लोग जो है वो इन दिनों में बेनिफिट हुए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका सारा ताल्लुक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी नोटिस दिया हुआ और कार्रवाई हो रही है। ठीक है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अब जो ये लॉ के अंदर अमेंडमेंट की गई हैं, इस हवाले से मौजूदा अपोजिशन ने खासे एतराज़ात किए, बहुत सारे एनालिस्ट ने एतराज़ किए, बल्कि कुछ जो हल्के थोड़े से क्रिटिकल भी हो जाते हैं, लेकिन उनका इंक्लाइन टुवर्ड्स मौजूदा जो PDM की जमातें हैं उन्होंने भी किए कि अगर इस किस्म का लॉ बना दिया जाएगा तो दिस इज़ इक्वलेंट टू नो लॉ, या दिस इज़ इक्वलेंट टू कि जी जो इस वक्त पॉलिटिकल एलीट है उसके गिर्द कुछ भी कार्रवाई नहीं हो सकेगी, घेरा तंग नहीं हो सकेगा। मुझे ये बताइए, जब इस किस्म के लॉज और इस किस्म के प्रेसिडेंट और इस किस्म की जजमेंट्स एग्जिस्ट करेंगी, प्रिवेल करेंगी, क्योंकि जजेस ने ज़ाहिर है कानून के मुताबिक फैसला देना और इन्होंने कानून खुद बनाना है, तो मुझे फिर ये बताइए कि हम इस चीज़ का कला कमा कैसे कर पाएंगे? किस तरह निज़ाम चलेगा? वो अगली हुकूमत आ जाए तब भी, या यही कंटिन्यू करे तब भी? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं क्योंकि मैं एक छोटी सी बात, क्योंकि उसके अंदर एक शिक में बहुत सारी चीज़ें, उसमें एक शिक में ये है कि कार्रवाई नैब के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके खिलाफ भी हो सकती है, अगर वो अपनी लिमिट से तजावुज़ करेंगे तो वो नैब में अब कौन बंदा है, अफसर है जो कार्रवाई करने के लिए तैयार होगा इनके खिलाफ? मैं आपको अर्ज करूं कि ये पहली दफा ऐसा हुआ है, इससे पहले कभी ऐसा, पहली बात तो ये है कि ये जो कार्रवाई कर रहे होते हैं वो अपनी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ड्यूटी कर रहे होते हैं, और यानी वो उसमें आप उनकी ड्यूटी की अंजामदही में किसी भी ऑफिसर को आप मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते ता वक्त है कि वो अपनी हदों से ट्रांसग्रेस ना करे, यानी मतलब वो उसके लिए लॉ मौजूद है। लेकिन ये सारी की सारी सूरत हाल मैं आपसे एक अर्ज करूं जी जी। कि हर गवर्नमेंट जो है वो कोशिश ये करती है कि नैब का कानून या इस तरह के कवानीन जिनमें सख्ती आती है वो सिर्फ उनके अपोजिशन, उनके ऊपर लागू ना हो, ये उनके मुखालफिन के ऊपर लागू हो। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल अचानक जो हमने तब्दीली देखी, एक तो जब ये PTI की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी इनके अपने वज़रा जो थे वो भी ये कहने लग गए थे कि जनाब नैब जो है वो उसकी होते हुए कारोबारी लोग जो है वो काम नहीं कर सकते और उन्हें ये छूट देनी चाहिए। कोई एक तरफा मामला नहीं है। उसकी वजह यह कि अगर छोटे यहाँ लोग चोरी वाले मौजूद है तो वहां भी बड़े यहाँ हैं तो छोटे उधर हैं। करेक्ट। मामला ये है कि जो असल में यहाँ तो ये कहीं भी हमें
अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो लफ्ज तो हम सुनते हैं, लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर हमें कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती। पार्लियामेंट जब बैठती है तो आप पूरे अब तक जितनी पार्लियामेंट्स बनी है आप देखें तो उनकी सारी कार्रवाई जो होती है वो सिर्फ अपनी मुराद और मफादात के लिए होती है, या आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई में कहीं भी आपको पब्लिक इंटरेस्ट का मामला नजर नहीं आता कि पब्लिक वेलफेयर को देख के और जिन लॉज की जरूरत है इनफैक्ट करप्शन को इरेडिकेट करने के लिए और पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत बनाने के लिए कि जिसमें कानून की हुक्मरानी हो। उसकी वजह यह है कि जब आप ताकतवर लोगों को इख्तियार देंगे, और इख्तियार भी ये है उनके पास कि अब सारी की सारी मशीनरी तो करप्ट हो चुकी है। आप पुलिस में चले जाए, किसी में, आप जिन इदारों ने इन्वेस्टिगेशन करनी है वो सब के सब पैसों के ऊपर चलते हैं। ये जिसका जतोई का आपने जिक्र किया, इनका सारा केस जो है आप देखें कि कहां से कहां पैसा चला और किस हद तक चला है, और एक एक केस आपको नजर आता है, उसकी हाइप क्रिएट होती है जब वो केस अक्रस होती है, और उन दिनों में टीवी पे भी आता है, मीडिया भी उसका नोटिस देता है, और गवर्नमेंट भी उसमें बयान देती है कि जी कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ये लफ्ज इतने बेवकत हो चुके हैं कि ये कैफरे किरदार, मंतकी अंजाम, ये कर देंगे वो छोड़ेंगे नहीं। लोगों को ऐसे एक मजाक सा लगने लगा है। होना तो ये चाहिए कि जब आप कानून को नाफिज करें तो उसमें यानी एक ऐसी सख्ती आए, जिसकी मैं एक मिसाल आपको लेडी हेम्बले की देना चाहता हूं, जो कि लेडी ऑफ ऐसे फ्रेग्रेंस कहते हैं, प्रिंसेस ऑफ फ्रेग्रेंस, जो ये हेम्बले होटल की चेन की मालिक थी। जब उसे पकड़ा गया उस वक्त जूडी जुलियानी थे प्रोसिक्यूटर न्यूयॉर्क के, तो उस लेडी हेम्बले ने कहा कि स्मॉल पीपल पे टैक्सेस, तो रूडी जुलियानी ने कहा कि वी विल सेट एन एग्जांपल आउट ऑफ यू। जब उसे सजा दी गई तो वही उसकी चीखें सुनाई दे रही थी, और ऊपर पीछे से उसका यानी बयान साथ बैकग्राउंड में चल रहा था और रूडी जुलियानी का बयान चल रहा था। तो उससे लोगों के दिल में ये खौफ पैदा होता है कि जनाब आप कानून के साथ मजाक नहीं कर सकते, कानून के साथ आप खेल नहीं कर सकते। आपको कानून जो है वो कानून के हाथ लंबे हैं, यहाँ कानून के हाथ लंबे नहीं हैं, कानून से बचने वालों के हाथ लंबे हैं। वो कानून को जिस तरह चाहें वो कानून को उसकी शक्ल बिगाड़ सकते हैं और अपनी मर्जी से वो रास्ता निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जमहूरी अमल मुकम्मल तौर पर चले और बिला रोक टोक चले, और लोगों को ये नजर आए, और लोगों में फिर उसके लिए बात आजादी और हुर्रियत भी आ जाती है, मिजाज एक बन जाता है। अब आप देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त तक आम आदमी जो है अपनी शिकायत ही नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? उसे ये खौफ होता है कि अगर मैंने ये बात की तो मुझे कोई मेरा यानी बात करने ही नहीं देगा, ना कुछ गवाही दे, मेरे खिलाफ ही कोई कार्रवाई ना हो जाए, मेरे खिलाफ। तो वो उसे ये पता चलता है कि मैं गुफ्तगू तो कर लूंगा, लेकिन उसके बाद उसका अंजाम जो है वो मुझे और मेरे खानदान को भुगतना पड़ेगा। दुनिया में ये सिस्टम है कि जब किसी के खिलाफ कोई जुर्म होता है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए एजेंसीज आ जाती हैं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसीज हैं, और वो आके उसे कहती हैं कि जनाब बस आपके साथ जो हो गया, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, आपको प्रोसिक्यूटर भी मिलेगा, आपके इन्वेस्टिगेशन से आपकी बात भी करवाएंगे, और आपके घर को हमने कॉर्डन ऑफ कर लिया है, मुल्ज़िम जो है वो आपके घर की तरफ नहीं देख सकता। तो फिर और गवाही देने तक उसको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। पाकिस्तान में आप मजाक एक बना हुआ है, 40 साल से मैं भी वकालत में हूँ, हम देखते रहते हैं कि जनाब 1.5 साल मुल्ज़िमों के केसेस इंटरम बेल पे चलते रहते हैं, जिनके खिलाफ अरबों रुपए के गबन के इल्जाम होते हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस आप देख लें, और वो इतने ताकतवर है कि उनका वो कानून को तो ऐसा क्यों है? चौधरी साहब देखिए मेरी बात सुने, वो कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई हाउसिंग सोसाइटी है, वो कोई सियासतदान है, या जो भी रूलिंग एलीट है, किस तरह और क्यों इतनी ताकतवर आपके ख्याल से? आपका 40 साल का माशाल्लाह तजुर्बा आप बता रहे हैं, व्हाई दे आर सो पावरफुल? उसकी वजह यह है कि जहां पैसे की हुक्मरानी होगी तो ताकतवर वही होगा। पैसा आप कह रहे हैं कि अब लॉ हमारे यहाँ इवेंचुअली पैसा अब लॉ है। आप देखें ना एक सेकंड, यहाँ आपके बैरिया वाले ने आके कहा कि जी मैं पहिए लगा देता हूँ, क्या किसी ने ये नहीं सुना? और उसके बाद फिर लेकिन मेरी सुने जैसा देखिए मेरी सुने, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो आइन में लिखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है हमारा, जो चीज़ें हमारे सामने सर्कमस्टांसेस प्रिवेलेंट हैं, उसके मुताबिक नो वन इज अबव लॉ, नो वन। लेकिन हो रहा है
तो जाहिर है एट अ पॉइंट और अ स्टेज उसकी रेट भी चैलेंज हो जाती है और उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी मुतासिर हो जाती है। तो उसकी स्टेक की खातिर तो बहुत सारी जो है वो लोगों को खुद ही निकलना चाहिए जो कंसर्न है, या वो लोग जो जिनका स्टेक है इसके अंदर। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि आपने ये बड़ी खूबसूरत बात की है। जरा ये देख लें, कोई लोग बार बार यही बात कर रहे हैं, कानून कहीं इजाजत देता है कि कोई शख्स जो सजा याफ्ता हो और जेल से उसे निकाल के बाहर भेज दिया जाए और जनाब वो बाहर जाके बैठ के सेहतमंदाना अंदाज में जिंदगी गुजार रहा हो और वो हुक्मरानी कर रहा हो? कानून ये इजाजत देता है कि इसहाक डार जो है वजीर आजम की जहाज में जाए मफरूर होता हुआ और वापस आए और उसके बाद वजारत का हलफ उठाए? ये आप मैं जबकि अदालतें उनको तलब कर रही हों। अदालतें जो है, आप देखिए अदालत के अंदर एक उसे कहा गया है कि जनाब 50 रुपए के स्टाम्प पे हम इसे भेज रहे हैं। कभी आप मुझे ये बताएं, क्या ये आम आदमी के लिए इस तरह की रियायत है? आम लोगों के केसेस में आपको अर्ज करूं कि अदालतों में कई साल से पड़े हुए हैं और मतलब है ये कि लोगों सजा भुगत के लोग, कोई एक केस नहीं है, आपको मैं हजार केस बता सकता हूँ, सजा भुगत के चले जाते हैं और वो केस उनके सजा सुनवाई नहीं उनकी होती। मामला ये है कि सिलेक्टिव जस्टिस जहां होगा तो पीपल देयर वुड बी सर्टेन इंडिविजुअल्स हु विल बी अबव लॉ। और जब तक कानून की हुक्मरानी आपने करनी है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ऊपर से शुरू करना होगा, नीचे से नहीं है। करेक्ट। जब आपको कानून की हुक्मरानी करनी है तो आपको फ्रॉम टॉप करना होगा, फ्रॉम बॉटम नहीं करना होगा, और सेक्टिव के लिए जो है वो कानून नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून है, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम में जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब एक्सपर्ट हैं दिफाई मामलात के। वेलकम टू द शो ब्रिगेडियर साहब। सर, आर्मी चीफ साहब के मामलात के हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए। और आर्मी चीफ साहब की जो अभी तक नाम सामने आना है नए आर्मी चीफ का, वो नहीं आ पाया। 29 को ज़ाहिर है मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म हो रही है। जनरल बाजवा साहब की समरी के हवाले से कयास राइयाँ भी हो रही हैं। कहा जा रहा है वज़ीर आज़म को मिल गई है, फिर कह रहे हैं कि जो नहीं मिल रही, फिर ये कहा जा रहा है वज़ीर आज़म 24 तारीख को फ्लाई कर रहे हैं। 1 से 2 रोज़ का जो है टेन्योर पीछे रह गया। ये बताइए, इतना डिले आपके ख्याल से, आपकी दानिश में क्यों हो रहा है, और क्या इसी तरह ही होता है? और अगर इस तरह नहीं होता तो आई मीन व्हाट्स सो स्पेशल नाउ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने शो पे लिया। जहाँ तक डिले होने का ताल्लुक है तो ये कोई गैर मामूली बात मेरे ख्याल में नहीं है। और इसमें अभी 29 तारीख 6 दिन पड़े हैं या 28 तारीख के हिसाब से 5 दिन, तो इसे आखिरी दिन भी या उससे एक दिन पहले भी ये हो सकता है। तो इसमें मुशावरत का सिलसिला मेरा ख्याल जारी है इस सिलसिले में, और शायद यही वजह है डिले होने की। लेकिन ये ऐसी बड़ी अजीब सी बात है कि इससे पहले भी कितने ही चीफ आर्मी स्टाफ जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट तैनाती होती रही है, लेकिन ये पहली दफा है कि चीफ आर्मी स्टाफ की तैनाती को इतना पोलिटिसाइज जो है वो कर दिया गया है। चीफ आर्मी स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट है वो इंतहाई मोतबर और इंतहाई एक सेलिब्रेटेड काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट है, जिसके नीचे कोई 10 लाख के करीब दस्ते अपना रेगुलर फोर्सेज और जो दूसरे आपके रेंजर्स और इस तरह के जो एफसी हैं वो लोग फॉर्म कर रहे होते हैं। तो चीफ आर्मी स्टाफ के गिर्द आपके तमाम आर्म फोर्सेज के जो मोराल जो है वो घूम रहा होता है। तो उस सिलसिले में अगर मैं भी समझता हूँ कि इसको अगर टॉपिक हम इसको ना बनाएं तो ज्यादा मुनासिब है, लेकिन क्योंकि अभी इतना सोशल मीडिया के ऊपर ये गॉसिप्स चल रही हैं तो मेरे ख्याल में लोगों को बताने की जरूरत है कि ये नॉर्मल प्रोसीजर है, जिसमें जीएचक्यू की तरफ से एक समरी जो है वो पेश की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और वहां से डिफेंस सेक्रेटरी एक ब्रीफ बनाकर जिसमें तमाम जनरल जितने पहले 5 से 6 हैं उनकी समरी बनाई जाएगी और उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखी जाएगी और उनके डोजियर्स उनके साथ जाएंगे, जिसमें कि बताया जाएगा कि किस जनरल की क्या जो है वो खसूसियत है और किस किस चीज में वो माहिर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो जो एक मेरिट की छलनी से छन के यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो सब के सब एक से एक जो है बेहतरीन किस्म का सुपरसलार बनने की अहलियत रखता है। तो उसमें जो एक आईनी हक है प्राइम मिनिस्टर का, उसको वो इस्तेमाल करते हुए जिसके नाम पे भी टिक करेंगे, मेरे नहीं ख्याल के आर्मी को उसके ऊपर कोई जो है शिकवा या गिला होगा, क्योंकि उनके पास ही समरी मूव करके जो है वो आगे जाती है। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर एक है जो इंशाल्लाह ताला अगले 2 से 3 दिन के अंदर इसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसको फाइज कर। अच्छा, ये बताइएगा ब्रिगेडियर साहब के 2 चीज़ें जिसपे मैं चाहता हूँ अपना ओपिनियन दीजिए। एक तो ये है कि कुछ लोगों का ख्याल ये है, बल्कि शायद खाकान अब्बासी साहब भी गालबन एक टॉक शो पर बैठे थे और कह रहे थे कि समरी इज़ नॉट मैंडेटरी। तो मैं चाहता हूँ एक तो आप इस हवाले से ज़रा हमें क्लियर कर दीजिएगा कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा ये कि क्या ये वज़ीर आज़म के आपके ख्याल से स्वाबदीद में है कि वो किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को चाहें तो आर्मी चीफ़ का ओहदा दे सकते हैं? ये 5 या 6 की जो लिस्ट है दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, दैट इज़ नॉट कंपल्शन। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है कि आप चीफ आर्मी स्टाफ की तैनाती या उसमें से 5 या 6 लोगों में से जिसके ऊपर भी
जो है वो प्राइम मिनिस्टर को एक अपनी पसंदीदगी पर्सनल पसंदीदगी भी हो सकती है, क्योंकि एज अ ह्यूमन वो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी साथ जाती हैं। उसमें सजेस्ट की जाता है कि ये सीनियरिटी में ये हैं, इन्होंने ये काम कर रखे हैं, उसके हिसाब से वो उसको अपना तैनात कर देंगे, उसको नॉमिनेट कर देंगे। तो इससे पहले भी ये तैनाती होती रही, और इसमें कोच के अंदर कभी भी कोई इस तरह की रिजल्टमेंट नहीं होती कि मुझे नहीं बनाया, मुझे सुपरसीड किया है। वो ऑनर के साथ जो सुपरसीड होते हैं, जिनके नाम अगर सीनियरिटी पे थे और वो खुदा ना खास्ता नहीं बनते हैं, तो ऑनर के साथ घर चले जाते हैं। जिसको जो बनते हैं वो मुल्क को कौमी खिदमत शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा फौज के अंदर कभी भी प्रमोशन के ऊपर कभी कोई चीज जेर बहस नहीं आती। अगर मैं ब्रिगेडियर हूँ और मैं अगर मेजर जनरल हूँ, तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरी क्या। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त ब्रेक का, ब्रेक जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में बात करेंगे कराची डिफेंस में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। कल रात ये वाक़या पेश आया जब एक शख्स ने पुलिस अहलकार का बेमाना कत्ल कर दिया, और अब तक की मिलने वाली इतलात के मुताबिक वो पाकिस्तान से फ़रार हो चुका है। इस हवाले से मुख्तलिफ नेशनल मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट हो चुका है। पुलिस का कहना भी यही है कि उसके पास 2 नेशनैलिटीज़ थीं और वो स्वीडिश पासपोर्ट के ऊपर जो है वो पाकिस्तान से फ़रार हो गया है। 24 घंटे से भी कम वक्त में एक शख्स जो कि पुलिस अहलकार को बेईमाना उसका कत्ल करता है, और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज में भी वो आ जाता है और उसके रिकॉर्ड ट्रेसेस भी मौजूद हैं। साबिक डिप्टी कमिश्नर का वो बेटा है, जबकि वो उससे लाताल्लुकी का इजहार भी करते हैं, और वो पाकिस्तान से फ़रार हो जाता है। जब एक आम शख्स कानून तोड़ के पाकिस्तान से फ़रार हो सकता है, तो कितने ऐसे और ताकतवर लोग हैं जो कि पाकिस्तान से बाआसानी फ़रार हो सकते हैं। एक तो इसको आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ आज तफसीली फ़ैसला जो है शाहरुख जदोई केस के हवाले से, जिसमें उनको और उनके साथियों को जो है वो बरियत हो गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसको भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज से 10 साल पहले जब शाहजेब का मर्डर किया इस शख्स ने, और उसके बाद कुछ ही अरसे में सुलह सफाई हो गई, और उसके बाद 10 साल बाद वो शख्स जो है वह बाइज़्ज़त बरी हो गया सुप्रीम कोर्ट से। ये कानून और इसमें एथिक्स, इसमें हाई मॉरल वैल्यूज़, ग्राउंड्स, गवर्नमेंट स्टेक, पब्लिक कंसर्न, वो सारा कहाँ गया, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। मुझे ज्वाइन करें बैरिस्टर वक्कास अबरेज़ खान साहब, एन एक्सपर्ट ऑन लॉ। वेलकम टू द शो खान साहब। खान साहब, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें लोगों को बताइएगा कि पुलिस एक शख्स को नहीं पकड़ सकी, और वो शख्स जो है उनके ही साथी को कत्ल करके मार के जो है अभी तक की जो इत्तला है वो पाकिस्तान से फ़रार हो जाता है और स्वीडन वो जाता है। कभी इसका हल निकल पाएगा? उस शख्स को पकड़ पाएगी हमारी रियासत, पुलिस? हमारे को ऐसे मुआहदे हैं, ऐसा कानून है कोई? देखिए इस वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, चूँकि हमारे यहाँ कोई दूसरे बैरून मुल्क के साथ एक्स्ट्राडिशन की ड्यूटी नहीं मिलती, कोई कैदियों को तबादला कर लिया जाए, बट लेकिन अभी तक की जो इतलात है मेरे ख्याल में, अगर वो बैरून मुल्क नहीं गया और जिस तरह इन्होंने हाई अलर्ट्स जारी कर दी हैं, अगर वो ही स्टिल इन दी पाकिस्तान और ये सारी की सारी र्यूमर्स हैं, तो मैं ये समझता हूँ फिर उसके गिरतो घेरा तंग किया जा सकता है, क्योंकि मॉडर्न मीन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें पॉसिबल। दो कि पाकिस्तान के अंदर 1951 के अंदर प्राइम मिनिस्टर का कत्ल कर दिया गया, लेकिन खुदा पहाड़ निकला चो, उसके अंदर भी कुछ ना मिला। 2008 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल कर दिया गया, उसके अंदर भी कुछ ना मिला। मैं ये समझता हूँ कि बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मुकदमात बने, इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन हुई, लेकिन तमाम चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन के बाद काफ़ी अफसोस बनने के अलावा कुछ भी हासिल ना हो सका। जहाँ तक इस तरह के केसेस की बात है, मुर्तज़ा डार साहब, ये हमारे मामूल की बातें हैं। रोज़ इस तरह की वाक़यात, हादसात और सानहात पेश आते हैं, लेकिन चंद एक वाक़या जो मीडिया में रिपोर्ट किए जाते हैं, हम समझते हैं कि शायद कोई इक्का-दुक्का केस है, लेकिन मैं ये समझता हूँ बतौर प्रैक्टिशनर, जो हम डेली बेसिस पे अपनी इस तरह की प्रैक्टिस देखते हैं, ये इक्का-दुक्का केस नहीं है, ये आटे में नमक के बराबर केसेस नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में इस तरह के केसेस हैं,
जिसमें पुलिस वालों की भी शहादतें होती हैं, ड्यूटी पे ममूर लोग जो रातों को गश्त करते हैं, पहरा देते हैं, लोगों की ज़िंदगी के लिए इज़्ज़त आबरू माल जान का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वो भी किसी गोली का निशाना बन है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे केसेज़ के अंदर तो प्रेसिडेंट सेट करने की ज़रूरत है और रियासत जो कि इज़्ज़त आबरू माल जान के तहफ़्फ़ुज़ की दावेदार है, ज़ामिन अगर इसके ही अपने किसी एहलकार के साथ ये सलूक किया जाए और लोग जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो या दहशतगर्दी की एक फ़िज़ा जन्म लेके ये पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की ट्रेनिंग पे और उनकी जो एफिकेसी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान और पाकिस्तान की अवाम बिलख़ुसूस स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे आपको पता है कराची का क्राइम जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने 2 प्रोग्राम्स के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया कि कराची में जिस तरह लास्ट 4 से 5 महीने में अंधेरी नगरी चौपड़ आज ये रात फुटेजेस बड़ी दिन-दिहाड़े खतरनाक आ रात रही है को वहां से। लोगों को बड़ी-बड़ी खतरनाक और अब तो पुलिस वालों को भी कत्ल किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम किस तरफ जा रहे हैं कि अगर जो मुहाफ़िज़ हैं वो खुद महफूज़ नहीं है तो वो लोगों की हिफ़ाज़त कैसे करेंगे? और अच्छा दूसरी चीज़ ये जी। कि जो लोग हमारी हिफ़ाज़त करने पे ममूर हैं, कोई डॉल्फ़िन है, कोई पैदल फ़ोर्स है, कोई मोटरसाइकिल फ़ोर्स है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके पास जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, जो टूल्स हैं, जो वेपन्स हैं, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है, तो ये लोग कैसे अवाम की इज़्ज़त की, आबरू की और माल-जान का तहफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर है वो करेंगे? अपनी अपनी हिफाजत नहीं कर सक रहे और जो उनको मारते हैं वो फरार हो जाते हैं या अभी तक चले उनकी गिरफ्त पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके तो आम शहरी को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे। मुझे ये बताएं खान साहब कि ज़ाहिर जाफ़र ने कत्ल किया, एतराफ़ किया, केस चला, मीडिया ने हाईलाइट किया, अभी तक उसको फांसी नहीं हुई। एक चीज़ कोयटा में साबिक MPA CCTV फुटेज रिकॉर्ड है, हिट करते हैं अपनी गाड़ी से और हिट करते हैं ट्रैफिक वार्डन को और वो जहाँ भग हो जाता है और उनको एक्विटल मिल जाता है। शाहरुख जदोई 10 साल पहले कत्ल करता है और उसके बाद केस चलता है, सो मोटो इफ्तिखार साहब लेते हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब, और उस 10 साल के बाद उसका लुबे-लुबाब भी है। आज तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट ही कहती है कि उनको नहीं, उनके साथ साथियों को भी बरी करते हैं हम। सुलह सफाई हो गई थी और सुलह सफाई भी कुछ लोग कहते हैं जी 8-10 साल पहले हो गई थी, उसी के 2 साल बाद तकरीबन हो गई थी सुलह सफाई। आई मीन ये कानून कमज़ोर है या ताकतवर, कानून से ज़्यादा ताकतवर है, और अगर है तो उसके पास ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो ताकतवर है? मुर्तज़ा साहब, हमारे कानून का जो क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है इसका नाम होना चाहिए कानून सुकम, क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा सुकम है, इतने ज़्यादा लूप होल्स है। और जो आपने स्पेसिफिकली बात की कि चले कोर्ट्स जो है वो सजाएं दी देती है, डिसीजन दे देती है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया गया। आपने ज़ाहिर जाफिर की केस का हवाला दिया, इसके अलावा उस्मान मिर्जा का केस था, इसके अलावा एक बहुत बड़ा जी, पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत सारे केसेस हैं। भयानक और कर्बनाक वाकया था जिसका फैसला जो है मार्च 2021 में दे दिया गया, जो कि मोटरवे केस था। 8 महीने के बाद फैसला दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से आज 1.5 साल गुजर चुका है, मोटरवे के मुजरिमान को सजा दे दी गई है, लेकिन एग्जीक्यूशन ही नहीं हो सकी। उनकी अपील्स ही इंटरटेन नहीं की गई। और जहां तक आपने शाहरुख जतोई की केस की बात की है, 10 साल ये तकरीबन केस चलता रहा, इसमें नशीब व फराज आते रहे, कभी बरियत की तरफ गया, कभी हुकूक इंसानी के दावेदारों ने ये केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट की इस पे नजरें जमाई। मैं ये समझता हूं कि जब भी हमारे क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के अंदर किसी किस्म का भी डिले किया गया, जिस तरह कहा भी जाता है, बोला भी जाता है, डिले डिफीट इक्विटी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इंसाफ में तही नाइंसाफी के मुतरादिफ। और हम इस तरह के केसेस में ऐसी ही चीजें देखते हैं। दिस इज कॉल्ड टेक्निकल जस्टिस, कि हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई किसी को हिट कर देता है और उसकी सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं, लोग इतराफे जुर्म कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर मुद्दईयान की तरफ से, मुस्तगीज की तरफ से ये लोग सुलह सफाई के लिए एग्रीमेंट या कोई कंप्रोमाइज कोर्ट में सबमिट करते हैं, तो इसके पीछे गराजो मकासद क्या है, इसके पीछे असबाब क्या है? वो ये कि इस मुल्क के अंदर मुद्दईयान जो है उनको तहफ्फुज नहीं है, इस मुल्क के अंदर जो विक्टिम्स है उनको तहफ्फुज नहीं है। उनको ये मालूम है कि अगर हमारे एक बेटे को मारा गया है, कल अगर हम सुलह नहीं करते तो हमारी बेटी का कत्ल कर दिया जाएगा, हमारी बहन का कत्ल कर दिया जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि जिस मुल्क के अंदर अदम तहफ्फुज इस तरह सर चढ़ के बोले, वहां पे मुद्दई कहां पे स्टैंड करे, वहां पे गवाहान कहां पे स्टैंड करे? जब मुद्दई स्टैंड नहीं करेगा, जब गवाहान स्टैंड नहीं करेगा, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंसाफ किसको देगा? तो मैं ये समझता हूं कि रिसेंटली 2-3 इस तरह के केसेस किए गए, जिसमें आपने भी कवरेज दी, नूर मुकद्दम केस को, उस्मान मिर्जा केस को, आल दो के उसके अंदर जो थी प्रोसिक्यूशन कमजोर थी, आल दो उस्मान मिर्जा के केस में कंप्रोमाइज डीड जो है वो सबमिट होने जा रही थी कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी स्टेट ने बड़ी विजिलेंटली, एक्टिवली, डायनेमिकली उस केस को परस्यू किया और उसके अंदर इंसाफ के तमाम तकाजों को पूरा किया, सजाएं दी, लेकिन फिर वही बर्निंग लेकिन खान साहब बात सुनिए, मेरी आपने मुद्दईयों का जिक्र किया, गवाहों का जिक्र किया, हम मान लेते हैं उन पे प्रेशर बहुत सारे होते हैं,
या वो बेचारे इतने कमज़ोर होते हैं लार्जली कि वो उसको नहीं कैरी कर सकते। लेकिन रियासत भी तो बाज़ दफ़ा स्टेक होल्डर बन जाती है और वो कहती है कि नहीं जी आप पीछे हट जाएं, आप जितनी मर्जी उनको माफ़ी दे दें, हम नहीं देंगे, अब ये रियासत का मैटर है। तो आपको लगता है कि रियासत को मज़ीद प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए या वो नहीं कर सकती, उसके अपने बड़े मसले हैं? देखिए मुर्तज़ा भाई, 2016 के अंदर जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, इसके अंदर एक अमेंडमेंट की गई थी, सेक्शन 311 इंसर्ट किया गया था और फिसाद फिल अर्ज की परवीन को पाकिस्तान पिनल कोड का हिस्सा बनाया गया था कि जहां पे भी मुद्दईयान जो है वो कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे, वहां पे स्टेट अगर चाहेगी कि फिसाद फिल अर्ज फैलने का अंदेशा है, तो स्टेट जो है कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करेगी कि आप इस कंप्रोमाइज को नेगेट करें और जो करार वाकया सजा है वो दिलवाएं। कंदील बलोच के केस में इस तरह के मामला पेश आए, उस तरह ऑनर किलिंग के केसेस में इस तरह के मामला पेश आए, कोर्ट ने कंप्रोमाइज को नेगेट किया, लोगों को सजाएं दी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर इतने हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर भी स्टेट खड़ी नहीं होगी, जिस तरफ आपने इशारा किया, तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो लीगल सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इस पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। चूंकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 136वें नंबर पे से 130वें नंबर पे खड़ा है। अब पीछे 6 जो है वो नंबर्स बच चुके हैं, तो आप 136वें नंबर पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस मुल्क का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जिसकी बुनियाद जो थी वो निजाम इंसाफ पे थी, जिसके अंदर पार्टीज ये नारा लगाती हैं कि हम इंसाफ की तरवीज और प्रचार के लिए काम करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि तमाम स्लोगन, तमाम नारे, तमाम बातें जो हैं वो पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आज तक रिफॉर्म नहीं कर सकी, स्टेबलाइज नहीं कर सकी। अगर इसके बावजूद भी ये जू का तू ही चलता रहा और इस निजाम के अंदर सिर्फ जालिम की पुष्ट बनाई होती रही और मजलूम के साथ इसी तरह खिलवाड़ होता रहा, टेक्निकल जस्टिस सिस्टम के नाम पे उसका कला कमा होता रहा, तो मैं ये समझता हूं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम 130वें पे 136वें नंबर पे खड़ा होगा और हम फिर वही बात के काफी अफसोस मनने के अलावा हमें कुछ हासिल नहीं होगा। मैं आपसे आखिरी चीज़ जानना चाहता हूँ, वो ये कि एक बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है, पाकिस्तान की नहीं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की, कि जहाँ या जिस रियासत में, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं और शहरी या वहाँ की आवाम जो है वो कानून अपने हाथ में लेने लग जाते हैं। हमारे यहाँ दोनों तरह की मिसालें मौजूद हैं कि रूल ऑफ लॉ बहुत हम देख रहे हैं कि वीक होता जा रहा है और हम ये भी देख रहे हैं कि शहरी अपने हाथ में ले रहे हैं कानून को। ये बताइए, अगर यूं ही मामला चलता रहा तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें स्टेक पर लग जाती हैं, इसको बेहतरी के लिए क्या हो सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है और इससे पहले भी पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। वेयर देयर इज़ अ पॉलिटिकल विल ऑफ द स्टेट, आई थिंक वहाँ पे रूल ऑफ लॉ प्रमोट किया जा सकता है, उसका प्रचार किया जा सकता है। और अगर इस तरह ना किया गया तो फिर प्रेंथा जो श्रीलंका का एक केस था सियालकोट का, उस तरह के मामला आप देखने हुए आएंगे। फिर उसके बाद मरीदके के वाक़या के तरह के वाक़यात आएंगे, फिर मशालहान के वाक़े, और फिर आपने देखा कि आज से 4 रोज़ कबल जो है इसी तरह कराची के अंदर ही एक किसी शख्स पे इल्जाम लगाया गया और फिर सरेआम उसका कत्ल किया गया। और जब मुलजिमान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें अपने मुल्क की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पे किसी किस्म का इत्मीद और इत्मीद ही नहीं है कि वो ना अदालतों पे कि ये हमको इंसाफ दिलवाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर खुद वकील साहिबान अपने ही घर के मामलात के सिलसिले में किसी शख्स को इसलिए गोली मार दे कि हमें इन अदालतों पे यकीन नहीं, तो उस माशरे के अंदर रूल ऑफ लॉ की एफिकेसी पे या इसकी क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लास्टली ये बात करूंगा कि हमेशा हम डाइसी का हवाला देते हैं। डाइसी से कहा गया कि यूके के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आपका आयन कहाँ पे तहरीर है? तो उसने कहा इट हैज रिटन ऑन द हार्ट्स ऑफ पीपल, लोगों के दिलों पे लिखा है कि हम मॉरली एथिकली इतनी मजबूत कौम है, हाई प्रोफाइल कौम है कि हमें किसी कानून मंशूर दस्तूर की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ यहाँ पे हर चीज मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन वो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। पॉलिटिकल विल जो है वो बहुत अहम है। इन तमाम तरह चीज़ों के ऊपर अमल करने से पहले कहना था बैरिस्टर सबरेज़ खान साहब का। बहुत शुक्रिया खान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाजरीन, ख़त्म हुआ चाहता है प्रोग्राम का वक्त। आपको हालात हाज़िरा से यूँ ही आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।